अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थ्री इडियट्स मूवी में आमिर खान का एक बहुत जबरदस्त डायलॉग था। सक्सेस के पीछे मत भागो। एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने माजी में यानी कि पास्ट में इसको इस डायलॉग को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की और किस तरह से उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। आज की इसी वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐसे फिलोसफर से जिसका फिलोसफी के ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है और फिलोसफी का जो ओवरऑल सब्जेक्ट है उसकी आप ये कह सकते हैं कि उसकी बुनियाद रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम सोक्रेटिस के फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे और इसके फलसफे को समझने की शुरुआत हम करेंगे इसके मुखालिफ नुक्ता नजर को समझने से। यानी कि जब आप सोक्रेटिस का जो अपोजिट नुक्ता नजर है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आप उसको समझ लेंगे तो आपको सोक्रेटिस की बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि जिस सोसाइटी का नक्शा मैं आपके सामने खींच रहा हूं, जिस सोसाइटी का तस्वुर मैं आपके सामने बना रहा हूं, सबसे पहले उस सोसाइटी को समझेंगे। उसके अंदर लोगों की दो तरह की क्लासेस थी, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। अपर क्लास के अंदर जो लोग थे वो आमतौर पर सोचने समझने का, थिंकिंग का और ऑर्डर देने का काम करते थे। जबकि जो लोअर क्लास थी, जिन्हें डेमोस कहा जाता था, वो थे जो कि लेबर क्लास थी, जो कि हाथों से काम करती थी। उसके अंदर वर्कर शामिल थे, उसके अंदर मजदूर शामिल थे, उसके अंदर नौकरी करने वाले लोग शामिल थे। अच्छा, अब जब आपको ये बात पता है कि जब भी कभी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग साथ में रहते हैं, मुख्तलिफ तरह की क्लासेस सामने रहती हैं, मुख्तलिफ तरह की कास्ट वगैरह सामने एक साथ में रहती हैं, तो उसमें अक्सर औकात लोगों को जरूरत पड़ती है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की या अपना नुक्ता नजर दूसरों तक पहुंचाने का। आमतौर पर उस सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उस सोसाइटी में बेसिकली एक असेंबली हुआ करती थी, जिस असेंबली के अंदर ये दोनों क्लासेस की अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन थी। तो जो बड़े लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो कि उस दौर के आप ये कह सकते हैं थिंकर्स थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, जब उन्हें अपनी कोई बात आगे पेश करनी होती थी तो वो उस दौर में कुछ लोगों को हायर करते थे और वो लोग आकर उनकी बात आगे सामने लोगों तक पहुंचाते थे। अब जिन लोगों को हायर किया जा रहा है, हम यहां से बात शुरू करते हैं। ये लोग कहलाते थे सोफिस्ट। ये सोफिस्ट एक ऐसी कैटेगरी थी लोगों की जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त थी। अपने दौर में मौजूद बहुत सारे उलूम यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर महारत हासिल इनको थी और ये नई नई तरह की चीजें सीखने की कोशिश करते रहते थे। ये तमाम लोग वो थे जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जब जाते तो वहां के हालात और वाकयात, वहां के एक्सपीरियंसेस, वहां के लोगों की लर्निंग से खुद बहुत ज्यादा लर्न करके आते और फिर जब किसी नई जगह पहुंचते तो वहां पर लोगों को ये तमाम बातें कम्युनिकेट करते। यानी आप ये कह सकते हैं कि सोफिस्ट एक ऐसी कैटेगरी थी लोगों की जिनकी एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त थी, दूसरी बात यह कि उनके पास नॉलेज बहुत एक्सट्रीम थी। और आमतौर पर जब सोसाइटी के लोगों को कुछ सीखना होता था तो वो सोफिस्ट को हायर करते थे एज अ टीचर और सोफिस्ट उनको वो तमाम बातें समझाते थे। आज के दौर में भी जो टीचर्स होते हैं या लॉयर्स होते हैं या जो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो आमतौर पर जो एक कॉमन मैन है उससे थोड़ी बेहतर होती है। उसकी वजह यह है कि उनको लोगों को अपनी बात समझानी होती है, उनको अपनी बात कम्युनिकेट करनी होती है। आमतौर पर कोई मार्केटिंग से ताल्लुक रखता है तो उसको तो प्रोडक्ट बेचनी होती है, उसको तो लोगों को कन्विंस करना होता है। तो इन तमाम लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इन ग्रुप ऑफ पीपल की, वो एक कॉमन मैन से बहुत ज्यादा होती है। तो सोफिस्ट की हम ये बात कर रहे थे कि सोफिस्ट की कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त थी। और सोफिस्ट जो है ना, उनका बुनियादी नुक्ता नजर ये था, वो ये कहते थे कि यार हमने जो भी चीज लर्न की है ना, हम वो आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। अब उसमें सही हो या गलत हो, लेकिन हमने जो बात लर्न की है वो हम आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। और वो ये कहते थे भाई हमारा ताल्लुक सही या गलत के साथ नहीं है, हमारा ताल्लुक जो है ना वो झूठ और सच के साथ नहीं है। हमारा ताल्लुक तो ये है कि भाई हमें कोई भी बात अगर आगे तक पहुंचानी होगी या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आगे तक पहुंचाना होगा तो हम उसको बड़े एक दबंग स्टाइल में आगे तक पहुंचा देंगे, यानी बड़े एक दमदार स्टाइल में आगे तक पहुंचा देंगे। जिस तरीके से आज भी अगर आप मिसाल के तौर पे अपना कोई केस लेकर कोर्ट में जाएं और वहां पर एडवोकेट्स की आप सर्विसेज लें, तो देखिए मिसाल के तौर पे आप किसी भी जगह खड़े हो, आप राइट पर हो या आप रॉन्ग पर हो, जो एडवोकेट होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपकी बात को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बेस्ट तरीके से आगे प्रोजेक्ट कर देता है। वो आगे तमाम बातें आपकी इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा लगता है सुनने वाले को कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही सही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यही बिल्कुल बात सोफिस्ट के साथ भी थी। उनको कोई भी मुद्दा अगर आप लाकर देते तो वो उसको बढ़ चढ़ कर बयान करते थे और सुनने वाले को ऐसा लगता था कि नहीं, ये जो बात कह रहे हैं यही बात सही है। आज के दौर में भी इस तरह के कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि भाई ये लफाजी करते हैं।
यानी कि ये इनको कोई भी टॉपिक अगर दे दो तो इनको उस पर बहुत सारी बातें ये कर सकते हैं, और आपको आपको उनसे बात करके ऐसा लगेगा कि नहीं वो जो बात कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। यानी बात करने से ऐसा लगता है कि जैसे वो माइंड वॉश कर देते हैं सामने वाले पर्सन का। तो ऐसे पर्सन को आज के दौर में भी सोफिस्ट कहा जाता है, और इस चीज को सोफिस्ट्री कहा जाता है। आप इस चीज को इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आज के दौर में यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं, उनका काम ये होता है या उनका बुनियादी काम ये है कि वो हर तरह का नुक्ता नजर अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करें। वो हर तरह की बात जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो स्टूडेंट्स तक बताएं। उससे इत्तेफाक रखना, उसको मानना, उसको ना मानना, ये तमाम तो स्टूडेंट के ऊपर ही है। ये तो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो किस चीज को मानता है, किसको नहीं मानता। लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारी ये है कि वो हर तरह की बात आगे स्टूडेंट्स तक कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल यही एजेंडा वो था जिसको सोफिस्ट फॉलो करते थे। और वो ये कहते थे कि कोई भी बात अगर है तो हम उसको आगे बयान करेंगे, हमारा ताल्लुक झूठ और सच से नहीं है। सोफिस्ट ये कहते थे कि द एम ऑफ नॉलेज इज एक्सीलेंस, इट इज नॉट द ट्रुथ। यानी कि उनका कोई सरोकार सच्चाई से नहीं था, बल्कि उनका सरोकार इस चीज से था कि आप इल्म हासिल करें ताकि आप किसी चीज में महारत हासिल कर सकें। ठीक है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, क्या वो काम सही है, वो काम गलत है, इस बहस में ना पड़े, बल्कि आप चीजों को सीखें ताकि आप उन चीजों में महारत हासिल कर सकें। ये वो मेन मुद्दा था, जो कि ये वो मेन एजेंडा था जिसको सोफिस्ट फॉलो करते थे। सोफिस्ट ने फिलॉसफी में दो बड़े सब्जेक्ट्स की बुनियाद रखी, जिसमें एक था रिलेटिविज्म और दूसरा था सब्जेक्टिविज्म। रिलेटिविज्म का मतलब यह है कि इंसान खुद ही चीजों को रिलेट करके, चीजों को कंपेयर करके इस बात का फैसला करता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। कोई भी चीज मुकम्मल तौर पर सही या गलत नहीं होती। इसको कहते हैं रिलेटिविज्म। जबकि सब्जेक्टिविज्म यह है कि हर चीज किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही होती है और किसी दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होती है। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज हो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो या हर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो। इसको कहते हैं सब्जेक्टिविज्म। उस दौर के सोफिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम प्रोटैगरस का था, जो ये कहता था कि इट इज इक्वली पॉसिबल टू अफर्म और डिनाई एनीथिंग ऑफ एनीथिंग। यानी किसी भी चीज की किसी भी बात को मानना या डिनाई करना ये इक्वली पॉसिबल है। अगर आप एक नुक्ता नजर रखते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आप उसको मान सकते हैं, और अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं। दूसरा वो ये कहता था, बड़ा मजेदार जुमला कहता था कि व्हाट इज ट्रू फॉर यू इज ट्रू फॉर यू, एंड व्हाट इज ट्रू फॉर मी इज ट्रू फॉर मी। यानी कि जो तुम्हारा सच है, जो तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हारे लिए सही है, और जो मेरा सच है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरे लिए सही है। उससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारे किसी बात के सच होने से मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा नुक्ता नजर किसी चीज को लेकर मुझसे अलग भी हो सकता है, और इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सोफिस्ट का नुक्ता नजर काफी हद तक समझ गए होंगे। और सोक्रेटिस वो शख्स था जिसने अपने आप को लोगों के सामने जब पेश किया तो सोफिस्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म करके पेश किया। वो ये कहता था कि नॉलेज का मेन एम सिर्फ महारत हासिल करना नहीं है, बल्कि ट्रुथ तक पहुंचना भी है, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना भी है। नॉलेज का मेन एम ये है कि हम हक को जाने, हम सच को जाने, ना कि हम सिर्फ चीजों के अंदर महारत हासिल करें। वो ये कहता था कि जो चीज गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। और गलत को सही या सही को गलत अगर आप साबित कर रहे हैं तो आप सिर्फ लफाजी कर रहे हैं या आप सिर्फ सोफिस्ट्री कर रहे हैं। इसका इल्म से, इसका नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो मेन पॉइंट था जहां से सोक्रेटिस ने अपने आप को सोसाइटी में पेश करना शुरू किया, और उसकी जितनी भी डिबेट रही है वो इसी पॉइंट के अराउंड ही रही है। उसने सोफिस्ट के ऊपर भरपूर तरीके से क्रिटिसिज्म किया, और आप ये कह सकते हैं कि सोफिस्ट को काफी हद तक उसने हरा भी दिया आर्गुमेंट के तौर पर। लेकिन फिलॉसफी में कभी भी कोई जो आर्गुमेंट होता है वो हारता नहीं है, बल्कि आप ये देखते हैं या कोई भी डिबेट कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक नई सूरत में जो है ना इवॉल्व हो जाती है, परवान चढ़ जाती है। तो सोक्रेटिस का ये नुक्ता नजर था जो उसने लोगों के सामने पेश किया, और इस पर उसे लोगों की तरफ से बड़ा दाद भी मिली। वो कहता था कि यार मैं लोगों से ऐसे सवाल पूछूंगा कि जो लोगों को परेशान करते हैं। यानी कि जिस तरह से कोई मक्खी जब किसी शख्स के ऊपर आती है, किसी जानवर पे आती है, वो उसको परेशान कर देती है, तो बिल्कुल मैं उस तरह से लोगों को परेशान करना शुरू कर दूंगा। ऐसे सवाल पूछूंगा सोसाइटी से जिसका जवाब देना सोसाइटी के लिए आसान नहीं होगा, या जवाब देना सोसाइटी के लिए मुमकिन नहीं होगा। यही वजह है कि हमने देखा कि सोक्रेटिस से उस दौर के बहुत सारे लोग परेशान भी हुए, और उस पर तरह तरह के इल्जामात भी लगे, और जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत ही ट्रेजेडी की सूरत में उसकी लाइफ का इख्तिताम हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह यहीं से अपनी बात को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।